बड़ी खबर हरदोई से है, जहां पर बालू से लदा हुआ ट्रक पलट गया। झोपड़ी पर यह ट्रक पलटा है। हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत की जानकारी इसमें मिल रही है और कई लोग घायल हो गए हैं। एक ही परिवार के 8 लोगों की खबर इसमें है। पुलिस ने ट्रक चालक और जो हेल्पर है उसको हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी जानकारी है, तस्वीर आप देख पाएंगे। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। एक ही परिवार के 8 लोगों की इसमें मौत हो गई है। ट्रक चालक और हेल्पर हिरासत में पुलिस की फिलहाल है। हरदोई में बड़ा हादसा, जिसमें एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक और हेल्पर को हिरासत में लिया है। इस हादसे में 8 की मौत की खबर है और मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा इस हादसे में एक बच्ची भी जख्मी हुई है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और देखिए कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक और हेल्पर को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। तो बालू से लदा ट्रक यहां पर पलट गया, बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भीषण सड़क हादसा। यहां मल्लावा के उन्नाव में बालू लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। झोपड़ी पे पलटा है यह बालू का ट्रक। सड़क किनारे झोपड़ी जिस पर यह बालू का ट्रक पलटा। इस हादसे में 8 की मौत की खबर है। 4 बच्चे भी इसमें शामिल हैं और देखिए एक बच्ची जो जख्मी हुई है, अस्पताल में एडमिट कराया गया। जो स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक झोपड़ी में पूरा परिवार सो रहा था। इसी बीच ट्रक झोपड़ी पर आकर पलट गया। मृतकों में पति पत्नी, 4 बच्चे और एक रिश्तेदार हैं। हादसा मल्लावा कस्बे के उन्नाव मार्ग पर चुंगी नंबर 2 के पास हुआ है। पुलिस ने बताया है कि यह हादसा मंगलवार बीती रात को हुआ। फिलहाल कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक और हेल्पर को अरेस्ट किया गया है। सड़क के किनारे नट बिरादरी के लोगों की झोपड़ियां हैं। रात में एक ट्रक कानपुर की तरफ से सफेद बालू लाद कर हरदोई की ओर जा रहा था। यहाँ मल्लावा कस्बा है। यहाँ नियंत्रित होकर रात में करीब 1:30 बजे के आसपास पलटी है और सड़क के किनारे कुछ लोग सो रहे थे, जिसमें ट्रक पलटने के बाद 8 लोगों की डेथ हुई है और एक छोटी सी बच्ची घायल हुई है। अभी हम लोग घटनास्थल पे हैं, देख रहे हैं ये दुर्घटना कैसे हुई। जो डेड बॉडीज हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रक का जो ड्राइवर है वो भी पकड़ा गया है और आगे की पूछताछ की जाएगी कि यह दुर्घटना कैसी हुई। इस बीच एक और बड़ी खबर है। आज आंध्र के सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। पवन कल्याण लेंगे डिप्टी सीएम पद की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम दिग्गज होने वाले हैं शामिल। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है और आज अमित शाह, जेपी नड्डा भी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 11:27 का समय रखा गया है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। आंध्र प्रदेश को नया सीएम आज मिलने जा रहा है। बता दें आपको कि नायडू पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 2 और कार्यकाल पूरे किए। मुख्यमंत्री के रूप में उनके पहले 2 कार्यकाल संयुक्त आंध्र प्रदेश के नेतृत्व में था, जो 1995 में शुरू हुआ और 2004 में समाप्त हुआ। तीसरा कार्यकाल राज्य के विभाजन के बाद आया और 2014 में नायडू विभाजित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उभरे और 2019 तक इस पद पर रहे। वे 2019 का चुनाव हार गए और 2024 तक विपक्ष के नेता बने रहे। 2024 के चुनावों में शानदार जीत के बाद वे चौथी बार सीएम के रूप में वापसी कर रहे हैं और टीडीपी, बीजेपी और जनसेना वाले एनडीए ने दक्षिण राज्य में हाल में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 164 विधानसभा और 21 लोकसभा सीटों के साथ भारी बहुमत से जीत हासिल की है। और देखिए चंद्रबाबू नायडू आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और इस बीच अखबारों में भी इस खबर का जिक्र किया गया। रंजना, अब बिल्कुल बढ़ते खबरों में आगे और पीएम नरेंद्र मोदी समेत इसे लेकर आपको जानकारी देंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, आज ओडिशा में भी शपथ ग्रहण समारोह। मोहन चरण मांझी लेंगे सीएम पद की शपथ। पीएम नरेंद्र मोदी होंगे शामिल और आपको बताते चले कि रोड शो कर जनता का आभार भी जताएंगे और इससे लेकर पूरी तैयारियां की गई है। मोहन मांझी ने तय किया सरपंच से मुख्यमंत्री तक का सफर। इसी हेडलाइन के साथ इस खबर का जिक्र भी अखबारों में है। और ओडिशा में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री चुने गए मोहन चरण मांझी प्रदेश में पार्टी की आदिवासी आवाज है। सरपंच से सीएम के पद तक पहुंचने में उनका 27 साल का राजनीतिक जीवन रहा। इस दौरान 1997 से 2000 तक मांझी अपने गांव में सरपंच रहे। 2000 से 2004 में अपने गृह जनपद क्योंझर से विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता और इसके बाद 2019 में फिर से क्योंझर का प्रतिनिधित्व किया। 2024 में जीतकर मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं।
तो आज इसे लेकर पूरी तैयारी। आपको ये भी बताते चले, प्रभाती परिदा और केवी सिंह देव डिप्टी सीएम की पद की शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण की पूरी तैयारियां की जा रही। रोड शो कर जनता का आभार भी जताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। इसे लेकर पूरी तैयारियां साक्षी तो की जा रही। मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए और 15वें मुख्यमंत्री होंगे। दरअसल राज्य में आदिवासियों की संख्या है 23%। तो बीजेपी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने इसी को ध्यान में रखते हुए मांझी पर दाव लगाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में मांझी ने राजभवन में जाकर दावा पेश किया। अब राज्य में 2 डिप्टी सीएम होने वाले हैं, कनक वर्धन सिंह देव और इसके अलावा प्रभाती परिदा। तो 2 डिप्टी सीएम पद की शपथ आज लेंगे। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे शपथ ग्रहण समारोह की। इस बीच अगली खबर का रुख करते हुए आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अब हमारे नए आर्मी चीफ होने वाले हैं। मनोज पांडे की जगह पर उपेंद्र द्विवेदी जगह लेने वाले हैं और इस बीच तैयारियां कर ली गई हैं। 30 जून को आर्मी चीफ की शपथ लेंगे उपेंद्र द्विवेदी। फिलहाल अखबारों में भी एक खबर, अमर उजाला की हेडलाइन, जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे नए सेना प्रमुख। 30 जून को रिटायर हो रहे हैं मनोज पांडे, उनकी जगह यहां पर उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा ली जाएगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 30 जून की दोपहर से अगले सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज सी पांडे 30 जून को अपना कार्यकाल छोड़ रहे हैं। वर्तमान में उपसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना के नए प्रमुख होंगे। 30 जून दोपहर से अगले सेना प्रमुख के रूप में वो कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज सी पांडे 30 जून को कार्यकाल छोड़ रहे हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में सेवाएं दी हैं और अब हमारे वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी अब आर्मी चीफ बनाए जा रहे हैं। सरकार ने 25 मई को 6वें चरण के चुनाव के बाद में 26 मई को थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 1 महीना के लिए सेवा विस्तार दिया था, जो कि अब समाप्त होने वाला है। और मुझे लगता है कि लगभग हर अखबार के अंदर फ्रंट पेज पर यह खबर है। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर नवोदय टाइम्स है और नवोदय टाइम्स में भी फ्रंट पेज पर इसी हेडलाइन के साथ में यह खबर है। आगे बढ़ते बात होगी मलावी के उपराष्ट्रपति की। प्लेन हादसे में मौत हो गई। यात्रा के दौरान अचानक से विमान लापता हुआ था। सोमवार की सुबह रडार से गायब हो गया था पहले प्लेन और उसके बाद मलावी के उपराष्ट्रपति सहित 9 की प्लेन हादसे में मौत की खबर मिली। मलावी के उपराष्ट्रपति की विमान हादसे में मौत हो गई। जो जानकारी अभी तक मिल रही है, विमान में सवार अन्य 9 लोगों की भी इस हादसे में जान चली गई है, जो खबर मिल रही है। और मलावी के राष्ट्रपति लाजर चकवेरा ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि उपराष्ट्रपति का विमान सोमवार की सुबह अचानक रडार से गायब हुआ। जानकारी के मुताबिक मलावी के उपराष्ट्रपति साउलोस चिलीमा सहित 9 अन्य लोग रक्षा बल के विमान से राजधानी लिलोंगवे से सोमवार की सुबह रवाना हुए थे और इसी दौरान में ये पूरा हादसा हुआ है। विमान हादसा, उपराष्ट्रपति चिलीमा समेत 9 लोगों की मौत। और बचाव टीम को पहाड़ पर और जंगलों में इसके टुकड़े मिले हैं, इसकी पुष्टि भी राष्ट्रपति ने की है। आगे बढ़ेंगे कॉलेज में। अब साल में 2 बार एडमिशन होंगी। यूजीसी ने नए नियमों को मंजूरी दे दी है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में ये नियम लागू होगा। जुलाई अगस्त में और इसके अलावा जनवरी फरवरी 2 बार दाखिले होंगे कॉलेज में। यूनिवर्सिटीज़ में साल में 2 बार प्रवेश परीक्षा और दाखिले का मौका अब छात्रों को मिलेगा। यूजीसी ने नए नियम को मंजूरी भी दे दी है, तो ये बड़ी जानकारी है। कॉलेज में अब साल में 2 बार एडमिशन छात्र ले सकेंगे। जुलाई अगस्त और जनवरी फरवरी 2 बार दाखिले होंगे, 2 बार एग्जाम होंगे, 2 बार आप एडमिशन ले सकते हैं, 2 बार ये मौके मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। कॉलेज विश्वविद्यालयों में अब साल में 2 बार दाखिले और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयों की तर्ज पर इस योजना को मंजूरी दी और इसका फ़ायदा उन छात्रों को मिलेगा जो बोर्ड परीक्षा के नतीजों में देरी या स्वास्थ्य की वजह से समय पर दाखिला नहीं ले सकते थे। अच्छा रंजना, इसमें 2 बार एग्जाम होगा, 2 बार प्लेसमेंट की सुविधा भी मिलेगी, तो ये काफी अच्छी खबर है। 2 बार प्लेसमेंट के मौके भी मिलेंगे, क्योंकि जो पहला सत्र जब खत्म होगा तब एक बार प्लेसमेंट के मौके मिलेंगे, जब दूसरा सत्र जब खत्म होगा तब दोबारा भी प्लेसमेंट के मौके लोगों को, छात्रों को इसमें मिलेंगे। और देखिए एक और पॉइंट है इसमें, भारतीय संस्थानों में भी ऐसी प्रवेश प्रक्रिया लागू होने से उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ तारतम्यता बनाने में आसानी होगी और विदेशी छात्रों को भी भारत आकर दाखिला लेने में आसानी होगी। बढ़ते खबरों में आगे और एक और बड़ी खबर, दावा है दरअसल तिब्बत की 30 जगहों में नाम बदलेगा भारत और नया मैप जारी करेगा।
चीन ने 7 साल में 4 बार बदले अरुणाचल के इलाकों के नाम। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ा दावा किया गया है कि तिब्बत की 30 जगहों के नाम बदलेगा भारत। नया मैप जल्द ही जारी हो सकता है और चीन ने 4 बार अरुणाचल के इलाकों के नाम बदले हैं। साक्षी, बिल्कुल। और इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। राजकुमार आनंद का इस्तीफा, आम आदमी पार्टी को इससे एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार के मंत्री का इस्तीफा सामने आया है। राष्ट्रपति ने मंजूर किया है मंत्री राजकुमार का इस्तीफा। ऐसे में चुनाव से पहले झाड़ू छोड़ हाथी पर हुए थे सवार। फिलहाल उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया है और आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक झटके फिलहाल लगते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं पलक। आगे बढ़ेंगे। कोर्ट ने पीएफआई सदस्यों को नहीं यहां पर जमानत दी है, बड़ी जानकारी है। कहा तीनों ने भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश रची। तो देखिए, बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने पीएफआई सदस्यों को नहीं दी है जमानत और फिलहाल इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का बड़ा आरोप लगा था और इस बीच तीनों पीएफआई के सदस्यों को नहीं मिली है जमानत। तो इस बीच एक और बड़ी जानकारी है। यमन में समुद्री तट के पास हुआ है बड़ा हादसा। प्रवासियों से भरी हुई नाव डूब गई। 49 की मौत की जानकारी है और 140 लापता इसमें अब तक बताए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी है, समुद्री तट के पास बड़ा हादसा हुआ। दरअसल प्रवासियों से भरी हुई ये नाव थी और समुद्र तट के पास हादसा हुआ। प्रवासियों से ये भरी हुई पूरी की पूरी नाव डूब गई। कई लोगों की मौत की खबर, इसमें 49 लोगों की मौत की जानकारी और करीब करीब 140 लोग अब तक लापता हैं और सभी को लेकर तलाशी अभियान रंजना लगातार चलाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। यमन तट पर प्रवासियों की नाव डूबी, 39 की मौत, 140 लापता। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने मंगलवार को कहा है कि प्रवासियों को ले जा रही एक नाव यमन के तट पर डूब गई, जिसमें 49 लोग मारे गए हैं, 140 लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। IOM ने कहा है कि नाव सोमालिया के उत्तरी तट से लगभग 260 सोमालिया और इथियोपियाई लोगों को अदन की खाड़ी में 320 किलोमीटर की यात्रा पर ले जाते वक्त यमन के दक्षिणी तट पर डूब गई नाव और लापता लोगों को बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है और अब तक 71 लोगों को बचाया जा चुका है और मृतकों की संख्या में 41 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं। इसी बीच खबरों में आगे बढ़ते हुए बात रूस यूक्रेन युद्ध की करते हैं, जहां 2 और भारतीयों की मौत की खबर है। रूसी सेना ने जबरन भर्ती किए गए थे और हमारे नागरिकों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करें। युद्ध में 2 भारतीयों की मौत के बाद भारत ने दबाव बढ़ाया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध जो थमने का नाम नहीं ले रही और इसी बीच ये बड़ी खबर 2 भारतीयों की मौत हुई है। बात करते हैं दिल्ली से आ रही खबर की। दिल्ली के 40 से ज्यादा निजी हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम में खामियां पाई गई हैं। एंड आपको बता दें कि एसीपी ने अपनी रिपोर्ट जो है LG वीके सक्सेना को सौंपी है, क्योंकि LG के द्वारा रिपोर्ट मांगी गई थी। दिल्ली बेबी डे केयर सेंटर में जो हादसा हुआ था, जिसमें कई सारे छोटे छोटे बच्चे अपनी जान उनके द्वारा गंवा दी गई थी। आग लग गई थी बेबी केयर सेंटर में। विवेक विहार स्थित में बेबी केयर सेंटर था, जिसके बाद में खबरें सामने आई कि जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा जो भर्ती थे वो बच्चे किए जा रहे थे। ऐसे में तमाम सवाल उठाए गए थे और भी एंट्री और एग्जिट को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, NOC को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद में फिलहाल रिपोर्ट मांगी गई LG के द्वारा, जिसमें 40 निजी हॉस्पिटल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाओं के ऊपर फिलहाल खामियां उनमें पाई गई हैं। तो एक तरफ पारा लगातार चढ़ रहा है, इस बीच एक राहत भरी खबर है। भीषण गर्मी के बीच में हिमाचल के कुल्लू से राहत भरी खबर आई है। कई हिस्सों में बर्फ की सफेद चादर नजर आई। पर्यटकों में भी काफी ज्यादा उत्साह नजर आने लगा है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कैसे पारा लगातार आसमान छू रहा है, आसमान से मानो आग बरस रही हो। और इसी बीच जब कुल्लू से ऐसी तस्वीरें सामने आई तो साफ तौर पर राहत वाली ये खबर काफी ज्यादा है। पर्यटकों में काफी उत्साह इस बीच देखने को मिल रहा है। कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बर्फ की सफेद चादर नजर आई। तो हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल के कुल्लू में बर्फबारी की ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर
देखिए, एक तरफ उत्तर भारत में कई जगहों पर लू चलने की खबरें सामने आ रही, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन पर्यटकों में बढ़ा उत्साह। दरअसल हिमाचल के कुल्लू में बर्फबारी हुई है। ताज़ा तरीन तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। कई हिस्सों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और इससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। पर्यटकों में उत्साह है और पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं और बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं। बात करते हैं गर्मी की, जहां अभी और बढ़ेगा पारा। दरअसल उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई है। कठुआ की अगर बात करें तो पारा 48 के पार चला गया। दिल्ली यूपी में लू का कहर जारी है। तो मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है और मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अभी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि कठुआ में जो पारा है वो 48 के पार। और दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो लगातार लू की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। और इस बीच जलवायु परिवर्तन की बात करें तो उसकी वजह से 6 महीने में 2500 मौतें दर्ज की गई हैं। 3.43 लाख यानी कि 3,43,000 करोड़ का नुकसान भी हुआ है और ये आंकड़ा डराने वाला है। और इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमेशा जो तमाम प्रयास है वो किए जा रहे हैं और हमें भी उसमें योगदान जरूर देना चाहिए, क्योंकि जो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहे हैं और जो ग्लेशियर्स का पिघलना है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से ही हो रहा है। और अब एक डेटा सामने आया कि 6 महीने में 2500 मौतें सिर्फ और सिर्फ जलवायु परिवर्तन की वजह से हुई है, जो कि डरा देने वाला आंकड़ा है। पलक। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी हापुड़ से है, जहां पर टोल मांगने पर बुलडोजर चला दिया गया। तस्वीरें भी सामने आई हैं टोल प्लाजा पर, जब बुलडोजर चलाया गया, कर्मचारियों ने भागकर किसी तरह अपनी जान यहां पर बचाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आप देख पाएंगे, यहां पर टोल मांगा गया और टोल मांगने के बाद पीला पंजा चलता हुआ नजर आया। टोल मांगने पर बुलडोजर यहां पर चला दिया गया और जो कर्मचारी वहां पर मौजूद थे टोल प्लाजा पर, उन्होंने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को अपनी गिरफ्त में पुलिस ने ले लिया है। कर्मचारियों ने भागकर अपनी हालांकि जान बचाई है। तस्वीरें आप देख पाएंगे, यहाँ पर बुलडोजर का कहर टोल मांगने पर यहाँ पर देखने को मिला। टोल प्लाजा पर बुलडोजर चला दिया गया। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर तत्काल जब पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची। कार्रवाई करते हुए आरोपी को भी गिरफ्त में ले लिया, उससे पूछताछ ही होगी। और देखिए यहाँ पर कैसे टोल मांगने पर तेवर अपने दिखाता हुआ ये शख्स टोल प्लाजा पर पीला पंजा चलाया, बुलडोजर चलाया। जो कर्मी थे वो भी उसमें मौजूद थे। हालांकि अफरा तफरी का माहौल जब वहां पर हो गया, किसी तरह भागकर अपनी जान उन कर्मचारियों ने अपनी वहां बचाई। और ये तस्वीर आप देखेंगे, आरोपी है जो कि पुलिस की गिरफ्त में है। ये जो जेसीबी चालक है, इसका नाम धीरज है, सन ऑफ विद्याराम। ये रहने वाला मूल रूप से जनपद बदायूं का बता रहा है। इसकी उम्र लगभग 23-24 साल है और ये जो जेसीबी चालक था, ये जेसीबी का ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक ईंट के भट्टे पे काम करने वाला मजदूर था। और आज सवेरे ही ये जेसीबी लेकर के वहां से ये निकल गया था। और अभी तक जो तथ्य प्रकाश में है उसमें ये भी पाया गया कि ये बेहद नशे में धुत था। थाना गढ़मुक्तेश्वर में 307 की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और कई ऐसे गाड़ी चालक भी हैं जिनको इन्होंने चोट पहुंचाई है। उनकी तरफ से भी तहरीर प्राप्त करके 307 के अभियोग इनके ऊपर पंजीकृत किए जा रहे हैं और इनको जेल भेजा जा रहा है।